नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर, और जिसमें खासकर जौनपुर का सीट शामिल है, जहां पर कृपा शंकर सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं और बड़े जो चर्चित रहे हैं पूरे मतदान चुनाव के दौरान। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे कि यूपी की स्थिति क्या है इस समय, क्योंकि 80 सीटों पर भाजपा की पूरी तरह से निगाह लगी हुई है और वो चाहती है कि 400 पार अगर हमें जाना है तो कम से कम उत्तर प्रदेश में से 80 में से 75 सीट तो जीतना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या परिस्थिति बनी हुई है? अभी फिलहाल 7वां चरण का चुनाव बाकी है, उसमें से 13 सीट का चुनाव होना है 1 तारीख को और रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। तो आज हम अपने वीडियो में इसी चर्चा कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश जो 80 सीटें हैं, पूरे देश का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा का, उसमें जो है क्या स्थिति इस समय बीजेपी के लिए बनी हुई है। मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सूर्यप्रकाश मिश्रा जी अभी जो है उत्तर प्रदेश से मुंबई आए हुए हैं और वहाँ का पूरा स्थिति जायजा लिए हुए हैं, और जौनपुर में कृपा शंकर सिंह जी के यहाँ भी वो खास कर गए थे। तो हम पहले तो जानेंगे कि कृपा शंकर सिंह जी की क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर ट्रायंगुलर लड़ाई कहा जा सकता था, क्योंकि सपा और बसपा का वहाँ पर गठबंधन इस बार नहीं है, और ऐसे में भाजपा का जो है सीट निकलना तय माना जा रहा है। खासकर उसमें जो अरोड़ा थे, धनंजय सिंह को लेकर काफी वहाँ पर चर्चा रहा है कि धनंजय सिंह अगर चुनाव में खड़ा होते हैं या उनकी मिसेज जो थी वो खड़ा होती है तो कृपा शंकर सिंह जी के लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन एंड टाइम पर जो है ऐसी स्थिति बदल गई। और ऐसे में जो है कृपा शंकर सिंह का इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पर चुनाव हो गया है, तो 4 तारीख को उनकी क्या परिणाम आता है इसी पर थोड़ा पहले चर्चा करेंगे, बाद में 80 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश है उसके ऊपर। मिश्रा जी बताइए कि जौनपुर में आप थे कल तक, और जो वहाँ की स्थिति देखिए, आप वहां पर वोट भी दिए वहां पर जौनपुर में, तो क्या देखा आपने, क्या माहौल बना हुआ है जौनपुर का? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जौनपुर की चर्चा आपने की, जौनपुर ही नहीं पूरा पूर्वांचल का माहौल इस समय जो है बहुत ही ज्यादा गर्म है। गर्मी का पारा भी जिस तरह से बढ़ा हुआ है, उसी तरह से चुनावी पारा भी अपने चरम पर है। और 1 तारीख को, जैसा कि आपने कहा कि 1 जून को लोकसभा की जो 13 सीटों के अंतिम चरण के चुनाव होने वाले हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं और वो सारी सीटें पूर्वांचल से ही जुड़ी हैं। बनारस में सबसे बड़ी सीट जो है, आपने कहा कि बनारस, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उम्मीदवार हैं, तीसरी बार वो वहां से चुनावी मैदान में है, और ये तय माना जा रहा है कि तीसरी बार भी वो चुनाव जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ऐसे कयास उसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन इसके पहले जौनपुर की सीट जो आपने कहा, जौनपुर की सीट इस मायने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जौनपुर बनारस से सटी लोकसभा सीट है। उसका चुनाव 1 सप्ताह पहले ही, मतलब 1 से लेकर 25 तारीख को ही हो चुका है। और मैंने देखा जहां जौनपुर की सीट, जौनपुर की नहीं, मैं आपको श्याम जी की बताता हूं, अगल बगल की सीटों पर भी जो माहौल था, जैसे प्रतापगढ़ की सीट है, भदोही की सीट है, मछली शहर की सीट है, इन सीटों पर गजब का माहौल दिखा। मतलब गजब का माहौल। इस समय जो उत्तर प्रदेश की एक राजनीति है, ये तो तय है कि 2014 और 2019 के इतर यह चुनाव देखा गया। मतदाता साइलेंट दिखा, लेकिन यह भी है कि मतदाता साइलेंट दिखने के बावजूद भी मतदान को लेकर उत्साह भी है। देखिए, 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। आप जौनपुर का ही ले लीजिए तो 55% से ज्यादा जौनपुर में मतदान हुआ। लेकिन एक चीज बहुत गहरे देखने को मिली, बड़े नजरिए से मैं बता रहा हूं कि जौनपुर जैसी सीट पर पहले भी होता रहा, लेकिन इस बार मुझे अगला बनाम पिछड़ा की लड़ाई बहुत कांटे की दिखी है। और इस तरह का परिणाम आ सकता है, जौनपुर का ऐतिहासिक परिणाम आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और कृपा शंकर सिंह जी बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़े हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। आप देख लीजिए, मैंने देखा कि सारे दोनों उप मुख्यमंत्री लगे, प्रधानमंत्री की सभाएं हुई, दोनों मुख्यमंत्रियों की सभाएं हुई, मुख्यमंत्री स्वयं 2-2, 3-3 सभाएं किए, और दलों के नेता जो उनके घटक दलों के सारी सभाएं किए। उधर दूसरी तरफ सपा के जो सबसे बड़े सपा सुप्रीमो हैं इस समय, अखिलेश यादव जी, उनकी भी सभाएं देखने को मिली। मायावती की भी सभा जौनपुर में हुई।
तो एक तरह से जौनपुर एक हाई प्रोफाइल सीट का दर्जा दे दिया गया है जौनपुर को, और जौनपुर की तरफ पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह लगी हुई है कि चूंकि कृपा शंकर सिंह जी उसके पहले के राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से बदले, जैसे आपने कहा धनंजय सिंह ने वापस लिया, वहीं बगल की सीट पर कहा जाता है कि धनंजय सिंह को वापस लेने में टिकट या तो भाजपा की तरफ करने में राजा भैया का हाथ रहा। हाँ। तो वही राजा भैया प्रतापगढ़ में सपा को समर्थन देते नजर आए, ऐसा मतलब उनका एक भूमिका उनकी बनी उस तरह की, तो वो सीट खतरे में लगने लगी बीजेपी के लिए। ठाकुर समाज इधर जा रहा है, उधर दूसरी तरफ आपके बगल में मछली शहर जो एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, वहां भी बीजेपी उम्मीदवार खतरे में दिखा। चूंकि पिछला चुनाव भी बीजेपी के जो बहुत कम वोटों से 200 वोटों से वो जीत पाए थे, एसबी सरोज जी सरोज जी 200 वोटों से जीत पाए थे। तो इस बार उनके लिए भी वो खतरे की घंटी बजती दिखी। भदोही में भी बहुत कांटे की लड़ाई दिखी कि भदोही ऐसी सीट है कि जहां त्रिपाठी जी हैं और उनको ये उम्मीदवार जो है उनको बने, उनको जो निशान है वो ममता बनर्जी जी का जो है तृणमूल कांग्रेस का निशान उनको दिया गया, तो उसको लेकर भी बड़ी गहमा गहमी दिखी। ये देखने में इस बार आया है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का चुनाव है थोड़ा अलग दिशा में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। जातिवाद कितना असर कर रहा है? जातिवाद का बहुत बड़ा असर, जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में बहुत गहरे रहा है और उसका असर भी पड़ता रहा। लेकिन इस बार जैसे कि ओबीसी वोटों में सेंध जो है बीजेपी ने 2014 में लगाई थी, 2019 में, लेकिन इस बार मुझे उतना नहीं दिखा। थोड़ा सा ओबीसी वोट जो है दरकता हुआ नजर आ रहा था। तो अब इसका फायदा कितना समाजवादी पार्टी को मिलेगा यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यह है कि समाजवादी पार्टी ने भी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है। वहीं बीएसपी जो कमजोर नजर आती थी, बीएसपी का जैसे बोला ना मुस्लिम वोट जो था तो उसमें बीएसपी सेंध लगाने में थोड़ी सी नाकामयाब रही है या वहां प्रभावित करने में। तो दलित वोटों का जो समीकरण बीएसपी का था वो तो मुझे वहां बधा हुआ दिखा, लेकिन अन्य जातियों पर बीएसपी का असर या उसका प्रभाव नजर नहीं आया। और देखा जाए तो 2019 में जिस तरह सपा और बसपा का गठबंधन था उसका फायदा पूरा बसपा ने उठाया और 0 से 10 सीटें निकाली। लेकिन इस बार जो है 2014 की तरह स्थिति है, सपा और बसपा अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बसपा का चुनाव अलग लड़ना क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है? इसका कुछ हद तक कहीं कहीं कुछ सीटों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ओवरऑल फायदा नहीं दिख रहा है। वही मैंने कहा ना कि जैसे बसपा चुनाव बसपा केवल ओबीसी थोड़ा सा दलित को उसका भरपूर रहता था, लेकिन मुस्लिम वोट जो है बसपा की तरफ आकर्षित होते थे, या बसपा ने कुछ जगहों पे मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे हैं, लेकिन उसका उतना असर पड़ता, ओवरऑल असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बसपा पूरी तरह चुनाव मैदान में या मुकाबला करती हुई कहीं कहीं फीका दिखा, मतलब त्रिकोणीय संघर्ष अगर नजर आता है पूरी तरह, त्रिकोणीय संघर्ष में बीजेपी को लाभ होता है इसमें निश्चित तौर पर, लेकिन वो त्रिकोणीय संघर्ष थोड़ा सा कमजोर नजर आता दिखा। कुछ सीटों पर है, बिल्कुल है, जैसे जौनपुर वाली सीट पर वही उम्मीदवार थे, निवर्तमान सांसद थे जो है श्याम सिंह यादव, और उधर जो है वहां बाबू सिंह कुशवाहा को वहां बांदा से लाके बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ, जैसे वहां जौनपुर की जातिगत समीकरण देखकर ही अखिलेश यादव जी ने बहुत तरीके से बाबू सिंह को कुशवाहा को उतारा। ऐसा मत समझिए कि बाबू सिंह कुशवाहा पूरी तरह बाहर के उम्मीदवार थे और इस तरह से, लेकिन उन्होंने जातिगत समीकरण देखा, कुर्मी वोटों की बड़ी संख्या देखी, मुस्लिम और यादव जो है वो पूरी तरह सपा के साथ गया है। लेकिन उसी तरह उतने ही उत्साह के साथ अगड़ा समाज जो था, ब्राह्मण ठाकुर या और समाज जो है, बनिया समाज जो है बीजेपी की तरफ लगा और वोटिंग भी उन्होंने शिद्दत के साथ की। और अलग तरीके का एक मुझे ऐसा माहौल पहली बार दिखा कि जहां ये मोदी जी के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे नहीं दिखाई दिए, बाकी वहां आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, ये हिंदू मुस्लिम या जातिगत समीकरण ज्यादा दिखा। इसमें चुनाव जो है ना कहीं फंसा हुआ नजर आया, सबके लिए फंसा हुआ नजर आया। विकास के मुद्दे पर तो चुनाव ऐसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा है, टोटल जाति के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब है उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा उसमें 80 सीटें हैं, कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, इसलिए सभी ने, विपक्षियों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने की कोशिश की है उसमें, लेकिन सपा ही है बहुत ज्यादा, इन्होंने सपा को इस बार साथ जो है कांग्रेस का मिला है। 2014 में भी मिला था। लेकिन क्या देख रहे हैं 2024 में, 2014 में क्या कितना कांग्रेस का? देखिए कांग्रेस का उतना बड़ा प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। एक रायबरेली की सीट उनकी छोड़ दी जाए
और इस समय इस बार थोड़ा सा चर्चा हुई, हमारे चूंकि बगल की है सुल्तानपुर और अमेठी सीटें हैं, बगल से हैं, जो पूर्वांचल के नजदीक की हैं, तो मैंने देखा कि वहां भी लड़ाई दिखी, लेकिन उस तरीके की नहीं दिखी लहर की कांग्रेस के समर्थन में कि ये दोनों सीटें आई जाए। हाँ, रायबरेली की सीट पर ये दिखा कि माँ बेटों ने प्रचार किया है, बेटी ने प्रचार किया, पूरा परिवार एक तरीके से वहां एक सहानुभूति। रायबरेली सीट कांग्रेस निकालेगी? रायबरेली सीट तो निस्संदेह लगता है कि रायबरेली सीट कांग्रेस निकाल लेगी और उसमें सपा का भी उनको समर्थन प्राप्त है, तो रायबरेली सीट तो बोल सकते हैं कि आप सपा निकाल, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अमेठी सीट पूरी तरह कांग्रेस निकाल लेगी। कांग्रेस रायबरेली सीट पर तो मुझे लग रहा है कि रायबरेली सीट कांग्रेस आसान है। राहुल गांधी अपना जो है घर बचाने राहुल गांधी अपना घर बचाने में, हाँ, सोनिया जी अपना घर बचाने में, और उन्होंने मेहनत भी की है वहां जाके काफी, और उनके प्रति उन लोगों में थोड़ा अनुराग भी है। अभी आखिरी सवाल ये है कि पिछली बार 2019 में भाजपा को 62 और 2 अन्य के अपना दल को मिला के 64 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, तो और 2014 में जो है 70 प्लस थी जी। हाँ जी। तो अब हम अगर बात करेंगे तो 2024 में बीजेपी प्लस को कितना सीट दे सकते हैं आपकी स्थिति? देखिए, इसलिए मैंने कहा ना, मैंने पूर्वांचल का इलेक्शन देखा, देखिए छठा 7वां चरण तो मैंने देखा है, देख रहा हूं, 7वां चरण होने वाला है। तो देखिए पहले 4 चरणों में बीजेपी की तो अच्छी पोजीशन नजर आई, लेकिन 5वां 6ठा चरण थोड़ा सा बीजेपी फीका रहा, बीजेपी बैकफुट पर नजर आई है। लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के साथ ही है। तो बसपा यहाँ कितनी भूमिका निभा पाती है? बसपा के वोट जो अपना कंसोलिडेटेड वोट है, बसपा का जो दलित वोट बैंक है, कुछ और पिछड़ी जातियां हैं, 22% कुछ है वोट, हाँ 20% है। अगर बसपा अपने वोट पूरे लेने में कामयाब होती है तब तो वहां बीजेपी का लाभ बीजेपी को मिल सकता है। एमआईएम का क्या स्थिति है? एमआईएम की बिल्कुल स्थिति गुल है, स्थिति मतलब वो लोग समझ गए कि एमआईएम से कोई फायदा नहीं, उनका कोई फायदा नहीं है। एक जो मुस्लिम समाज का वोट है एक तरफा सपा की तरफ जाता दिख रहा है। उन्होंने सपा को मुस्लिम और यादव का जो समर्थन पूरी बिल्कुल यादव और यादव समाज, मुस्लिम समाज प्लस ओबीसी समाज में भी सपा ने अपनी सेंध लगाई है, जो पिछली बार इस तरह नहीं था, 2019 में नहीं था। तो क्या हम मान के चले कि बीजेपी प्लस को जो पिछली बार 64 सीट आए थे जी उससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बाकी और मुद्दे बहुत कुछ खास नहीं है। मोदी जी पर चुनाव लड़ा गया है, इस बार भी मोदी जी के ही चेहरे पर वहां चुनाव लड़ा जा रहा है। ये कि मोदी जी एक तरफ है और मोदी जी के विरोधी दूसरी तरफ है, तो ऐसे लगता है कितना लिखे, ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 60 सीटों के बीच जो है जी ये बीजेपी अगर बहुत मेहनत के बाद अगर इनकी सीटें आई 50 से 60 सीटों पर, वरना कहीं कुछ सीटों पर बहुत चौंकाने वाले परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। ये होगा कि ये सीटें कैसे आ गई और ये सीटें कैसे इन्होंने निकाल ली। ये है कि पिछली बार से सपा की स्थिति मजबूत है, बसपा की स्थिति मजबूत नहीं। बसपा ने जैसे 10 सीटों का लाभ ले लिया था, इस बार बसपा को वो नजर नहीं आ रहा है। बसपा का खाता खुलना 1-2 सीटें, समाजवादी पार्टी 10 से 15 सीट, समाजवादी पार्टी 15 के ऊपर जाएगी ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस भी 1-2 सीटें 3 सीटें ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें भी कांग्रेस ले सकती है। तो कुल मिलाकर मुझे 55 से 60 या 50 से 60 के बीच का आंकड़ा नजर आता है। लेकिन काफी, अब देखिए 7वां चरण का भी चुनाव है, 7वें चरण में भी उनकी सीटें जो हैं, जैसे गाजीपुर की सीट है, आजमगढ़ की सीट है, ये सब सीटें फंसी हुई हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए ये सब सीटें आसान नहीं है इस बार। जिन सीटों को, हालांकि गाजीपुर पिछली बार भी हारे थे, लेकिन आजमगढ़ जीत गए थे उपचुनाव में, लेकिन इस बार नहीं लगता। बगल की प्रतापगढ़ सीटों पर खतरा मंडरा रहा है उनके, बगल में भदोही सीट है या मछली शहर सीट है, इन पर। हाँ, जौनपुर एकमात्र ऐसी सीट है कि जिस पर लड़ाई बहुत कांटे की हुई है, और जौनपुर सीट अगर बीजेपी निकाल लेती है तो प्लस में रहेगी और संभावनाएं बन रही हैं। बिल्कुल मिश्रा जी प्लस में रहेगी। तो मिश्रा जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो है इस बार जो बीजेपी ने कयास लगाई थी कि 70 से ज्यादा सीटें जीतूंगा, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है विराम लगता हुआ दिख रहा है। यानी कि 50 से 60 का जो है आंकड़ा बीजेपी प्लस को मिल सकता है। यानी उसमें अभी और भी पार्टियां शामिल हुई थी, जैसे चंद्रशेखर की पार्टी थी जी, निषाद पार्टी है, एक सीट दिए हैं, अपना दल को 2 सीटें उन्होंने दी है, एक सीटें और एक दल को उन्होंने की दी। सब मिला के जो है बीजेपी 50 से 60 का आंकड़ा छू सकती है।
तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब की बार नहीं 400 पार का हम जो है 4 तारीख को देखने को मिल सकता है। हम नैरेटिव नहीं फैला रहे, लेकिन जो हकीकत है वो तो सामने लाना ही पड़ता है। हमारे व्यूवर्स काफ़ी नाराज हो जाते हैं कि जब मैं बीजेपी को कम में देखता हूं, तो लेकिन हकीकत है वो भी तो बताना हमारा काम है। तो मिश्रा जी के जो काफ़ी एनालिसिस करके आए थे उत्तर प्रदेश से, और हमारा चर्चा का मकसद यही था कि जो लोगों की निगाहें पर लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 80 सीट में से बीजेपी प्लस जो है कितनी सीट निकालने में कामयाब हो सकती है, तो यही हमारा चर्चा था। आपको क्या लगता है इस पर प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी खबरों के लिए, ऐसी विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव जुड़ी और भी खबरें रहेगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।